welcome back. Here I am again. So this is the new video of chapter 2 फेडरलिज्म पार्ट 2. लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्ट ऑफ द फेडरलिज्म, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेडरलिज्म. तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स होते हैं, एक कमिंग टुगेदर होता है और एक होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर, मतलब साथ आकर संघ बनाना और साथ मिलकर संघ बनाना. अब हम पढ़ेंगे कि इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या भारत जो है वो एक हमारा संघवाद देश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसका आंसर आएगा येस. आपने संघवाद के फीचर्स पढ़े थे तो होप तो आपको रिमेंबर होंगे. तो इसमें क्या बताया गया कि अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अगर भारत हमारा एक संघवाद देश है, तो क्यों है, उसके रीजन बताए गए हैं. तो पहला रीजन क्या है कि हमने पढ़ा था अपने फीचर्स में कि संघवाद में क्या होता है, फेडरल कंट्री में क्या होता है, दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. तो हमारे इंडिया में भी है 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, और लोकल गवर्नमेंट जो कि हमारे लोकल एरियाज में होती है, जैसे कि हमारी इसमें होती है अर्बन एरियाज और लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में, जिसको हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे. सेकेंड पॉइंट क्या है, जुरिसडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा संविधान होता है उसमें हमारे जुरिसडिक्शन के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके जुरिसडिक्शन के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन के बारे में. जुरिसडिक्शन मतलब क्या था, एरिया ऑफ कंट्रोल. तो इसके कंट्रोल के बारे में, इसके कंट्रोल के बारे में कहाँ पे मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है. थर्ड क्या है कि इंडिया कौन सी टाइप का फेडरलिज्म है, वो है हमारा कौन सा, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. फिर इसमें बताया है कि हमने इसमें फीचर्स में पढ़ा था कि कोई भी लॉ पास करने के लिए, फंडामेंटल प्रोविजन को पास करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है कि दोनों गवर्नमेंट की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए रहेगी. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर हमें कोई भी बेसिक लॉ में चेंज लाना है, बेसिक लॉ का कंसेप्ट आप आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, ऐसा लॉ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर हमें कोई भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लॉ में चेंज लाना है तो उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है. स्पेशल मेजोरिटी मतलब स्पेशल मेजोरिटी कहाँ चाहिए रहेगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा. और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें लोकसभा के 2/3 वोट्स चाहिए रहेंगे और राज्यसभा के भी 2/3 वोट्स चाहिए रहेंगे, प्लस जितनी स्टेट्स है हमारी कंट्री में, हाफ ऑफ द स्टेट्स की हमें कंसेंट चाहिए रहेगी, मतलब अप्रूवल होनी चाहिए. तब जाके वो लॉ हमारा बिल जो है हमारा पास होगा और वो लॉ में कन्वर्ट होगा. फिर क्या है, यहाँ पे बताया गया लास्ट पॉइंट कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, अगर झगड़े होते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट. हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रहता है. तो दीज आर दी पॉइंट जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भारत एक संघवाद देश है या इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. अब यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे मैंने अभी तुम बताया जुरिसडिक्शन एरिया ऑफ कंट्रोल, तो क्या होता है ये, इसमें बताया गया कि अलग अलग एरिया दिए जाते हैं गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, कि आप एजुकेशन का एरिया कंट्रोल करोगे, आप डिफेंस का एरिया कंट्रोल करोगे. तो ऐसे करके हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, जिस लिस्ट में इनके सब्जेक्ट, जो इनका जुरिसडिक्शन सब्जेक्ट होता है वो मेंशन किया गया है. तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट है, 4 टाइप्स की लिस्ट है, मेन 3 है और एक हमारी एक्स्ट्रा लिस्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट क्या है. फर्स्ट लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, सेकंड आती स्टेट लिस्ट एंड थर्ड आती कंकरेंट लिस्ट. इन सब में डिफरेंस बताएंगे. तो यूनियन लिस्ट में कितने टोटल सब्जेक्ट है, कितने एरियाज है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, 97 एरियाज. और हमारे स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और 42 सब्जेक्ट्स इसमें हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में. ओके, यूनियन लिस्ट को हम संघ सूची बोलते हैं, स्टेट लिस्ट को राज्य सूची बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची. ओके, फिर इसमें बताया गया कि इसके डिफरेंस पढ़ेंगे. जो हमारा यूनियन लिस्ट होता है वो हमारे नेशनल, जो नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, उनको कंट्रोल करके उनको मेंशन किए गए हैं इसमें. जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंक हो गया, करेंसी हो गई, ये पूरी की पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस है. और इसमें लॉ कौन बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, स्टेट लिस्ट है. स्टेट लिस्ट में ऐसे हमारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि डे टू डे वर्किंग्स में हमारे काम आते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब हमारी डेली वर्किंग्स में काम आते हैं. तो इसलिए इनको हमने स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करा है और इसके ऊपर लॉ बनाता है हमारी राज्य सरकार, मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट. और जो लास्ट है, और जो हमारी थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, उसमें क्या है, उसमें इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि हमारे स्टेट में भी और सेंटर दोनों के लिए कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं, उनको इंक्लूड करके रखा है. जैसे कि एजुकेशन हमारे स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो तो, और सेंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है. मैरिज सभी लोग करते हैं, एडॉप्शन सभी लोग करते हैं. तो ये सब क्या है कि हमारे
हमारे सेंटर में भी इम्पोर्टेंस है और पर्टिकुलर एक स्टेट में भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे कंकरेंट लिस्ट में हमने इंक्लूड करा हुआ। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? 42 सब्जेक्ट्स हैं। अब बच्चों कंकरेंट लिस्ट के लॉ कौन बनाता है? ये हमारी स्टेट और कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बनाती है। अब तुम कहोगे कि अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ओके, तो हम किसकी मानेंगे? तो यहाँ पे अब डिस्प्यूट हो रहा है या फिर कोई बहसबाजी हो जाती है या फिर दोनों के क्या ओपिनियंस अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सेंटर का वो होता है, एडवाइस होती है या सजेशन होता है, उसको माना जाता है। स्टेट के सजेशन को नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो सेंटर होगी वो पूरी कंट्री को देख के चलेगी और जो स्टेट होगी वो अपनी अपनी स्टेट के लिए सोचेगी ना हमेशा फर्स्ट। तो इसलिए हम सेंटर का प्रिवेल करते हैं जो भी उनके डिसीजन होते हैं। अब जो लास्ट लिस्ट है उसको हम बोलते हैं रेसिटेरी लिस्ट। ये लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था ना, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को याद आया, अरे यार हमारे पास तो बहुत सारे अब ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, हमारे इन कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, तो नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे, तो अब नए सब्जेक्ट्स को कहाँ इंक्लूड करा जाए? तो नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए हमने लिया क्या? रेसिटेरी लिस्ट। जिसमें हमने क्या इंक्लूड करा? वो सब्जेक्ट जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आए थे, हमारे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के मेक होने के बाद आए थे, ठीक है। और इसमें लॉ कौन बनाता है? इसमें लॉ बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारी कौन? संघीय सरकार, फिर हमारी यूनियन सरकार। और इसमें क्या एग्जाम्पल है? कंप्यूटर साइंस, जो कि हमारा आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के भर्ती के बाद आएगा। तो ये सब थे हमारे लिस्ट, जिसके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। अब क्या हुआ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया ब्रिटिश के राज से, तब बहुत से लोगों ने क्या करा, बहुत सी कम्युनिटीज़ ने क्या करा, उन्होंने डिमांड करी किस चीज़ की, कि हमें लैंग्वेज के बेस पे स्टेट चाहिए, कि हमें जैसे पंजाबी लोग हैं तो उन्होंने बोला हमें पंजाब चाहिए भाई, ठीक है, गुजराती लोग हमें गुजरात चाहिए, राजस्थानी लोग हमें राजस्थान चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पहले इनकी मांग को मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो हमारी पूरी कंट्री में क्या आ जाएगी, डिसयूनिटी आ जाएगी। और फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? यूनिटी लाना। तो जब डिसयूनिटी क्रिएट होगी तो फेडरलिज्म में रहने का कोई मकसद रह जाएगा, कोई मतलब कोई मायने रह जाएगा फेडरलिज्म का? नहीं रह जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, गवर्नमेंट ने उनकी पहली मांग को मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें ऐसे कोई भी स्टेट्स नहीं मिलने वाली। बट आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। उन्होंने क्या करा, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स बनाई जो कि लैंग्वेज के बेस पे बनी थी स्टेट, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, ये सब स्टेट्स हमारी लैंग्वेज के बेस पे बनी थी, जहाँ पे मेजॉरिटी में यही लोग रहता है। पंजाब चल जाओगे पंजाबी लोग मिलेंगे, गुजरात चल जाओगे गुजराती लोग मिलेंगे, हरियाणा चल जाओ हरियाणवी लोग मिलेंगे। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाई गई थी। लेकिन अब तुम कहोगे क्या इसमें डिसयूनिटी नहीं आई? डिसयूनिटी नहीं आई। क्यों नहीं आई डिसयूनिटी? बल्कि इससे क्या हुआ कि जो जो जितने भी देश को हमने जितने भी स्टेट्स को हमने डिवाइड करा, उसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट आनी शुरू हो गई। और ये जो डेवलपमेंट आई वो किस वजह से आई? हमने एक पॉलिसी को अडॉप्ट करा था जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या थी जिसकी वजह से यूनिटी नहीं हुई, सबके बीच में यूनिटी क्रिएट होती रही? तो पहला क्या था कि हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, मतलब किसी भी लैंग्वेज को हम नेशनल नहीं मानेंगे, सभी लैंग्वेज को हम एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेजेस हैं बेटा, 21 लैंग्वेजेस हैं जिसको हमने शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब कि अगर कोई भी कैंडिडेट है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है तो वो इनमें से जितनी भी लैंग्वेज है, मैथिली, संथाली, बोडो, इंग्लिश, हिंदी, ये सब जितनी भी लैंग्वेज है उनमें किसी भी लैंग्वेज में से वो एग्ज़ाम दे सकता है। फिर क्या है, स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, की हर स्टेट की अपनी ओन ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है वो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है। आप देखते होगे कहीं पे भी जाओ, इंग्लिश आज तो इतनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है कि कम्युनिकेट के मामले में आपको इंग्लिश ही आना जरूरी है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट इंटर स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में भी इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि हमारे इंडिया में 40% लोग हिंदी हिंदी बोलते हैं, सॉरी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस क्या रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। और कमेंट सेक्शन में अपनी जितने भी तकलीफ हैं, दुख है, उनको पूछिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।